Hello everyone, welcome to history class. And we are going to read today and continue the same theme, theme third, an empire across 3 continents, and part 8. Okay? And in this, we will read social hierarchy part 2, right? Means monetary system of the late empire, Roman bureaucracy of the late Roman Empire, and late antiquity part 1. Here we will read changes effected by the Emperor Diocletian in administration and innovations of Emperor Constantine I. Okay? Let's start with the monetary system of the late empire. Right? So the monetary system of the late empire broke with the silver based currencies, right? ये जो monetary system था ना, ये broke down हुआ, ख़त्म हुआ, ठीक है, लेट एम्पायर्स में. क्यों? स्पेनिश सिल्वर माइंस जो थी वो एग्जॉस्ट हो गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें से सिल्वर निकाल लिया गया था, एग्जॉस्ट हो गई थी. एंड द गवर्नमेंट रन आउट, ठीक है, ऑफ स्टॉक खाली हो गया था गवर्नमेंट के पास सिल्वर का, ऑफ द मेटल टू सपोर्ट अ स्टेबल कॉइनेज इन सिल्वर. ठीक है, तो वो स्टेबल कॉइनेज जो थी सिल्वर में वो अपना करेंसी को नहीं चला सकती थी, राइट. सो सिल्वर बेस्ड करेंसी ऑफ द फर्स्ट 3 सेंचुरीज ब्रोक आउट हो गया था, ब्रोक डाउन हो गया था. एंड क्योंकि स्पेनिश सिल्वर माइंस एग्जॉस्टेड हो गए थे और गवर्नमेंट ran out of sufficient stock of metal to support a stable coinage in silver, right? Then Constantine founded the new monetary system on gold, right? तो कॉन्स्टेंटिन जो थे उन्होंने फाइंड आउट किया न्यू मॉनेटरी सिस्टम, किसमें? गोल्ड में. एंड देयर वर वास्ट अमाउंट ऑफ दिस इन द सर्कुलेशन थ्रू आउट लेट एंटिक्विटी में. हम इन्हीं का सर्कुलेशन देखेंगे, राइट. और ये जो गोल्ड में था डिनोमिनेशन, उसको बोलते थे सॉलिडस. क्या बोलते थे? राइट, सॉलिडस. सो रोमन ब्यूरोक्रेसी ऑफ द लेट रोमन एम्पायर. ओके, the late Roman bureaucracy, both the higher and middle level, right? जो हायर और मिडिल लेवल जो रोमन ब्यूरोक्रेसी थी वॉज कंपैरेटिवली एफ्लुएंट ग्रुप. ठीक है, ये थोड़ा रिच ग्रुप होता था कंपैरेटिवली, बिकॉज इट ड्रू मच ऑफ इट्स सैलरी इन गोल्ड. क्योंकि इसको इसकी सैलरी किस में मिलती थी? गोल्ड में मिलती थी. और वो उसको इन्वेस्ट करते थे. कहाँ? इन बाइंग लैंड, राइट. कहाँ पे वो इन्वेस्ट करते थे? लैंड खरीदने में इन्वेस्ट करते थे, राइट. एंड देयर वॉज ऑफ कोर्स ऑल्सो अ ग्रेट डील ऑफ करप्शन, राइट. अब गोल्ड में सब लेन देन हो रहा है, सैलरी उनकी गोल्ड में आ रही है, तो ऑब्वियसली करप्शन भी होगा. ठीक है, तो करप्शन कहाँ हो रहा था? जुडिशियल सिस्टम में एंड मिलिट्री सप्लाईज के एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट. यहाँ पे करप्शन था. एंड द एक्सटॉर्शन, राइट, एक्सटॉर्शन बाय हायर ब्यूरोक्रेसी एंड ग्रीड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर वॉज कॉमन. ठीक है, जो हायर ब्यूरोक्रेसी थी वो एक्सटॉर्शन करती थी, ठीक है, लूट खसूट करती थी. और जो प्रोविंशियल गवर्नर थे इनकी ग्रीड, इनकी लालच तो कॉमन सी बात हो गई थी, राइट. एंड बट गवर्नमेंट इंटरवीन्ड, राइट. जो सरकार थी ये क्या करती थी? इंटरवीन करती थी, ठीक है, रेपिडेडली टू स्टॉप दिस फॉर्म ऑफ करप्शन. तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ता था कि इस तरह की करप्शन ना हो. उसको रोकने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता था? इंटरवीन करना पड़ता था, हस्तक्षेप कर देना होता था, राइट. एंड we only know about them in the first place because of the laws that were made to put an end to them. ठीक है, यहाँ पे एन आएगा, पुट एन एंड ख़त्म करना, ठीक है ना. तो लॉ जो थे वो बने होते थे
ताकि वो इन करप्शंस को क्या कर सके, ख़त्म कर सके, राइट। लॉज बने होते थे। एंड बिकॉज हिस्टोरियन एंड अदर मेंबर ऑफ इंटेलिजेंसिया, राइट, हिस्टोरियन इतिहासकार, दोज हु राइट द हिस्ट्री, राइट, एंड इंटेलिजेंसिया, ठीक है, इंटेलिजेंट क्लास जिसको बोलते हैं, ठीक है, बुद्धिजीवी, तो दे डिनाउंस्ड, राइट, इट इज़ द अपोजिट ऑफ प्रेज। तो दे डिनाउंस सच प्रैक्टिसेस। कौन सी प्रैक्टिसेस हो रही थी, करप्शन की। तो हिस्टोरियन और इंटेलिजेंसिया ने बोला कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और उसकी निंदा की, ठीक है, डिनाउंस किया ऐसी प्रैक्टिसेस की। एंड दिस एलिमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म इज अ रिमार्केबल फीचर ऑफ क्लासिकल वर्ल्ड, राइट। एंड रोमन स्टेट वॉज एन अथॉरिटेरियन, राइट। रोमन स्टेट जो था वो कैसा था, अथॉरिटेरियन था, राइट। किसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन मीन्स टू से तानाशाह था, राइट। तो ये जो थे डिसेंट वॉज रेयरली टॉलरेटेड, ठीक है, अगर मानते इनको सहमति नहीं थी, ठीक है ना, तो वो मानते भी नहीं थे, बहुत रेयरली टॉलरेट किया जाता था। और गवर्नमेंट जो होती थी वो यूजुअली क्या करती थी, रिस्पॉन्ड करती थी वायलेंट से, राइट। गवर्नमेंट जो थी वायलेंटली रिस्पॉन्ड करती थी, क्यों, जो प्रोटेस्ट करते थे उनको, राइट, स्पेशली इन द सिटीज़ ऑफ ईस्ट। कहाँ के लोगों को, ईस्ट के सिटीज़ में जो लोग रहते थे उनको, ठीक है, क्यों करते थी उनको रिस्पॉन्ड वायलेंटली, क्योंकि वो अक्सर जो है फन बना देते थे एम्परर का, राइट। सो यहाँ पे आपने देखा, तो येट अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ रोमन लॉ हैड इमर्ज, ठीक है, एक ट्रेडिशन जो था रोमन लॉ का, ठीक है, ये आया रोमन लॉ, राइट। रोमन लॉ का ट्रेडिशन जो था ये बना बाय 4th सेंचुरी। कब बनाया, 4th सेंचुरी, राइट। एंड दिस एक्टेड एज अ ब्रेक ऑन इवन द मोस्ट फेयरसम एम्परर। तो जो फेयरसम एम्परर होते थे उनके लिए एक लिमिट का काम किया इसने, राइट, ये जो लॉ बना रोमन लॉ। सो हेयर एम्परर वर नॉट फ्री टू डू वॉट एवर दे लाइक। एम्परर जो थे वो फ्री तो नहीं होते थे, ठीक है, जो वो करना चाहते थे। एंड द लॉ वॉज एक्टिवली यूज टू प्रोटेक्ट सिविल राइट, ठीक है ना। तो जो सिविल राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस लॉ को क्या एक्टिवली यूज़ किया जाता था, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉ, ठीक है ना, क्योंकि ये जो लॉ था, दैट इज़ वाई इन द लेटर 4th सेंचुरी इट वॉज पॉसिबल फॉर पावरफुल बिशप, ठीक है ना, जो पावरफुल बिशप होते थे दे कुड डील, क्योंकि ये लॉ था, ठीक है, जिससे सिविल राइट्स जो थे वो प्रोटेक्ट होते थे। अब ये लॉ बनने के बाद जो ये बिशप थे, ठीक है ना, इन्होंने डील करना शुरू किया किसके साथ, पावरफुल एम्परर के साथ। पावरफुल एम्परर क्या करता था, वही अथॉरिटेरियन। तो ये क्या करते थे, ये वहाँ के जो सिविलियन पॉपुलेशन होती थी ना उनको एक्सट्रीमली हर्श जो है हैंडल करते थे, या रेप्रेसिव वे होता था उनको हैंडल करने का। इसलिए जो बिशप थे उस लॉ की वजह से इन पावरफुल एम्परर्स के साथ डील कर सकते थे, राइट। सो नेक्स्ट इज अबाउट लेट एंटीक्विटी, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एंटीक्विटी, इट इज सिंपली इट मीन्स एज, ठीक है, और यू कैन से द एंशंट, एंशंट होते हैं ना जो पुराने होते हैं, सबसे पुराना, ठीक है ना, तो एंशंट एज। तो अब देखिए ये लेट एंटीक्विटी है, मीन्स उसके बाद आया था मिडल, राइट। सो मिडल से पहले वाला, राइट, तो उसको बोल रहे हैं लेट एंटीक्विटी, जो मिडल एज से थोड़ा पहले है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लेट एंटीक्विटी। तो लेट एंटीक्विटी वी शैल कंक्लूड दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट द कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोमन वर्ल्ड, right, in its final centuries. So late antiquity is the term now used to describe the final fascinating period, ठीक है, फाइनल और फैसिनेटिंग पीरियड आप बता सकते हैं इसको, कब, इवोल्यूशन एंड ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जब शुरू हुआ और जहाँ पे ख़त्म हुआ
तो इसके बीच में जो फाइनल और फैसिनेटिंग पीरियड आया वो इसका लेट एंटीक्विटी पीरियड कहलाया, ठीक है ना। तो ये टर्म जो है इसके लिए यूज़ की जाती है। एंड यू कैन सी ब्रॉडली टू द 4th to 7th century, right, and it refers to 4th to 7th century, late antiquity period, 4 to 7th century, right. Okay. The 4th century itself was one of the considerable change, right, both cultural, economic and other administrative level, ठीक है। ये पीरियड में हम देखेंगे कि कितने जो है इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुई थी, राइट, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। सो चेंजेस अफेक्टेड बाय द एम्परर डायोक्लेशियन इन एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं, राइट, देखिए हम बात कर रहे थे कंसिडरेबल चेंजेस जो हुई थी कल्चरल लेवल पे। देखते हैं द पीरियड्स ऑफ मोमेंटस डेवलपमेंट इन द रिलीजियस लाइफ, ठीक है, विद द एम्परर कॉन्स्टेंटिन डिसाइडिंग टू मेक क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन। तो यहाँ जब हम बात करते हैं तो एम्परर जो थे हमारे कॉन्स्टेंटिन, ठीक है, ही डिसाइडिंग टू मेक क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन। यहाँ पे हम जो कंसिडरेबल चेंज की बात कर रहे हैं, राइट। एंड विद द राइज ऑफ इस्लाम इन द 7th century, क्योंकि 4 to 7 लेट एंटीक्विटी है, राइट, 4 to 7th century जो है हम देख रहे हैं, और 7 के बाद हम देख रहे हैं इस्लाम का राइज हुआ था, राइट। एंड बट देयर वर इक्वली इम्पॉर्टेंट चेंजेस, कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो थे हुए इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो स्टेट के स्ट्रक्चर में, तो स्टेट हमने देखा जो हमारे राज्य के ढांचे थे उनमें चेंजेस हुए, दैट बिगेन विद द एम्परर डायोक्लेशियन, राइट। तो यहाँ पे डायोक्लेशियन का टाइम पीरियड जो है दैट इज़ फ्रॉम 284 to 305, राइट। तो 284 to 305 इनका टाइम पीरियड है एम्परर डायोक्लेशियन का, राइट। एंड इट मे बी बेस्ट टू स्टार्ट विद दिस। तो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स फर्स्ट सी अबाउट इट्स एरिया, ओके। सो ओवर एक्सपेंशन, राइट, हियर द एम्परर डायोक्लेशियन अबंडन टेरिटरीज, मतलब जो टेरिटरीज थी उनको छोड़ दिया विद लिटिल स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, जो डायोक्लेशियन जब आए, ठीक है, तो उस टाइम उन्होंने क्या देखा कि ओवर एक्सपेंशन हो गया है। तो ओवर एक्सपेंशन, साम्राज्य, उनका एम्पायर इतना ज़्यादा फैल गया है कि उन्हें लगा कि जो इनके लिए इकोनॉमिक वैल्यू की नहीं है, स्ट्रेटेजिक वैल्यू की नहीं है, तो उन एरियाज़ को अबंडन कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि रूल भी तो करने ही है। तो उन एरियाज़ को जो कहीं किसकी ना उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नज़र आ रही है, ना स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उन टेरिटरीज़ को क्या कर दें, अबंडन कर दें। क्यों सोचा उन्होंने, क्योंकि ओवर एक्सपेंशन जो हो गई थी, राइट। और उन्होंने क्या किया, फोर्टिफाइड फ्रंटियर्स, ठीक है, जो फ्रंटियर्स थे, बाउंड्रीज थी, सीमाएं थी, उनको क्या कर दिया, फोर्टिफाइड कर दिया, किले बनवा दिए, राइट, विद रीऑर्गेनाइज प्रोविंशियल बाउंड्रीज, ठीक है, प्रोविंशियल बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज किया। एंड सेपरेटेड सिविलियन फ्रॉम मिलिट्री फंक्शन, तो मिलिट्री फंक्शन से सिविलियन को सेपरेट किया, राइट। एंड ग्रांटिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी टू मिलिट्री कमांडर्स, जो मिलिट्री के कमांडर्स होते थे उनको ऑटोनॉमी दे दी। ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ रूल, ठीक है ना, हु बिकेम पावरफुल, ठीक है। और ये जो मिलिट्री कमांडर थे ना, दे आर नोन एज ड्यूस, राइट, मिलिट्री कमांडर को ड्यूस कहा जाता है, ओके। अब फिर बाद में ये क्या हो गए, पावरफुल हो गए, क्योंकि इन्हें सेल्फ ऑटोनॉमी जो है, सेल्फ रूल मिल गया था, ओके। नाउ कॉन्स्टेंटाइन consolidated some of these changes and added others of his own, ठीक है। अब जो कॉन्स्टेंटाइन थे उन्होंने क्या किया, ये जो चेंजेस थी, ठीक है ना,
उनको कंबाइन किया और कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर दिया, अपनी तरफ से भी उन्होंने चेंजेस लाई, राइट, कॉन्स्टेंटीन ने। तो हिज इनोवेशंस ऑफ एम्परर कॉन्स्टेंटीन, अब हम एम्परर कॉन्स्टेंटीन की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या उनकी इनोवेशन थी, राइट, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो द पिक्चर शोज द कॉन्स्टेंटीन, ओके, एंड द टाइम इज अबाउट 313, राइट, CE, 313 CE. This is the part of a colossal statue of emperor. Clear? Constantine. So हम पढ़ रहे हैं innovations, right? तो his chief innovations were in monetary sphere, right? जो मुद्रा से रिलेटेड जो थी, उनकी जो मेन इम्पॉर्टेंट इनोवेशन थी वो मॉनेटरी स्फेयर में थी। क्लियर? यहाँ पे देखिए, यहाँ इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया सॉलिडस। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस इट, राइट, सॉलिडस। तो सॉलिडस यहाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्या होता था ये? अ कॉइन, ठीक है, कॉइन होता था जिसका वज़न कितना होता था, 4.5 ग्राम्स, राइट, ये सॉलिडस होता था और ये प्योर गोल्ड का बना होता था। क्लियर? तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया? कॉन्स्टेंटीन I ने, राइट, प्योर गोल्ड का बना होता था ये। एंड दीज कॉइन्स वर मिंटेड इन मिलियंस, ठीक है। तो ये जो मिलियंस हैं, ठीक है, ये मतलब लाखों करोड़ों में जो थे ये बनाए जाते थे, मिलियंस की उसमें नंबर में, काउंटिंग में इनको बनाया जाता था, राइट। एंड सॉलिडी वर मिंटेड ऑन वेरी लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे बनाए जाते थे। क्लियर? द अदर एरिया ऑफ इनोवेशन वॉज, एक इनोवेशन हमने पढ़ा कॉइन्स का, सॉलिडस का, और दूसरा जो इनोवेशन इन्होंने किया दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ सेकंड कैपिटल। कहाँ पे? कॉन्स्टेंटिनोपल। कहाँ पे किया? कॉन्स्टेंटिनोपल, राइट, एट द साइट ऑफ मॉडर्न इस्तांबुल इन टर्की। ये कहाँ पे है? टर्की पे है, राइट, एंड प्रीवियसली कॉल्ड बाइजेंटियम। पहले इसको क्या कहा जाता था? बाइजेंटियम, ठीक है। तो पहला जो इनका हमने इनोवेशन देखा वो क्या था? सॉलिडस, एंड सेकंड कैपिटल, और वो कहाँ पे? कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज फॉर योर टुडेज क्लास एंड we'll see next rest of the portion in next video. Okay, till then take care. Thank you.